हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे और एक के बाद एक वीडियो आपके सामने आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पर हम पहला लेक्चर को खत्म करेंगे वहीं से फिर हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। इस तरीके से एक के बाद एक लेक्चर आपके पास आएंगे, डेली एक लेक्चर आएगा और हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। हम इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम चैप्टर के साथ साथ, ठीक है ना, हमको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले थ्योरी कंप्लीट होगी उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे फॉर्मूले आते रहेंगे इस चैप्टर में हम साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी करते रहेंगे। ठीक है, और मैं आपको नीट में या फिर जेईई मेंस में जिस टाइप के क्वेश्चंस थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से पूछे गए हैं वो सब यहाँ पर कराऊंगा और आगे आने वाले टाइम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। और आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। जैसे जैसे हम यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे या फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप उनको अपनी कॉपी में नोट भी करते रहना साथ साथ। उससे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है ना, दो चीजें होती है, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक का मतलब होता है अगर कोई चीज मोशन में है, फ्लो हो रहा है यदि किसी चीज का, तो वो कहलाता है डायनामिक। और यदि कोई चीज रुकी हुई है एक ही जगह पर तो उसको बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हीट पढ़ेंगे वो मोशन में पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स में थर्मो का मतलब क्या हुआ, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। तो हम कह सकते हैं थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग क्या हुआ, हीट इन मोशन। ठीक है, हीट इन मोशन। थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है हीट इन मोशन। समझ रहे हो बच्चों? थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास दो चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग दो चीजें होती है हमारे पास। सिस्टम हम उसे बोलते हैं जहां पर कोई प्रोसेस चल रही होती है और सिस्टम के चारों ओर जो भी कुछ प्रेजेंट है वो सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर है ये। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिस्टम। इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल इस सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस, और इसके बाहर का जितना भी ये एरिया है जिसने सिस्टम को घेर के रखा हुआ है चारों तरफ से, ये कहलाता है सराउंडिंग। ठीक है, दो चीजें होती है हमारे पास, सिस्टम और सराउंडिंग। जहां पर कोई प्रोसेस चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम, और सिस्टम के चारों ओर का जो एरिया होता है वो सराउंडिंग कहलाता है। अगर हम बात करें सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सिस्टम तो काफी छोटा होता है। ठीक है ना, सिस्टम काफी छोटा होता है सराउंडिंग के कंपैरिजन में। सिस्टम और सराउंडिंग को मिलकर हम क्या बोल सकते हैं, पूरा यूनिवर्स, जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है ना, वो किससे मिलकर बना है, सिस्टम से और सराउंडिंग से। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस रूम में हम बैठे हैं, जिस कमरे में हम बैठे हैं, आप उसको सिस्टम मान लीजिए कि ये सिस्टम है, और उस कमरे के बाहर का जितना भी एरिया है, ठीक है ना, पूरा यूनिवर्स जो है वो सराउंडिंग आ जाएगा। ठीक है, सिस्टम और सिस्टम के बाहर का एरिया क्या कहलाएगा, सराउंडिंग, और दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, यूनिवर्स।
ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या कहलाता है? यूनिवर्स। ठीक है ना, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर यूनिवर्स बना होता है। ठीक है, एक हमारे पास देखो क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री होती है, एक ऐसी वॉल जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया दो चीजें होती है, सिस्टम और सराउंडिंग, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक वॉल होती है, एक दीवार होती है, जिसको बाउंड्री कहते हैं हम। ठीक है, तो एक वॉल होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। लिख लेते हैं इस बात को, द वॉल which separate system and surrounding is called boundary। एक वॉल जो सेपरेट करती है सिस्टम और सराउंडिंग को, उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री हमारे पास रियल भी हो सकती है और बाउंड्री हमारे पास इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है ना, जो बाउंड्री होती है सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। ठीक है ना, बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बच्चों, जो बाउंड्री होती है वो रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, और बच्चों बाउंड्री डायाथर्मिक भी हो सकती है और एडियाबैटिक भी हो सकती है। बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। ठीक है, बाउंड्री डायाथर्मिक हो सकती है या फिर एडियाबैटिक हो सकती है। देखो, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। इसका मतलब क्या हो सकता है? मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ये इसके अंदर आपने पानी भर दिया है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाउंड्री है। ठीक है ना, इसके अंदर जो भी कुछ प्रोसेस चल रहा है कंटेनर के अंदर, तो क्या हो गया? हमारा सिस्टम, ये सिस्टम है, और इसके बाहर क्या हुआ? सराउंडिंग। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या है? बाउंड्री। और ये वाली बाउंड्री कैसी होगी? रियल। ये बाउंड्री कैसी है? रियल। अब आप यहाँ पर देखो, ये ओपन है, तो यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी तो एक बाउंड्री होगी ना, लेकिन बाउंड्री यहाँ पर कैसी है? इमेजिनरी। भाई यहाँ पर तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसका मतलब ये सिस्टम हुआ, और सिस्टम से ऊपर क्या हुआ? सराउंडिंग। और सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर जो बाउंड्री है वो कैसी है? इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है ना, तो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है और बाउंड्री रियल भी हो सकती है। रिजिड समझते हो आप? रिजिड कठोर हो सकती है, ठोस हो सकती है जो बॉल होगी,
ठीक है ना, बाउंड्री होगी या फिर फ्लेक्सिबल हो सकती है। बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। डायाथर्मिक का मीनिंग क्या होता है? डायाथर्मिक को हम बोल सकते हैं कंडक्टिंग। डायाथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टिंग, मतलब जिसके अक्रॉस हीट का एक्सचेंज हो सके, बाहर से हीट अंदर भी जा सके और अंदर से हीट बाहर भी आ सकती हो, उसको हम बोलते हैं डायाथर्मिक। और एडियाबैटिक का मतलब क्या होगा? इंसुलेटिंग। एडियाबैटिक का मतलब इंसुलेटिंग, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। डेल्टा क्यू कितना? 0। ना तो हीट अंदर से बाहर जाएगी और बाहर से ना ही अंदर आएगी, तो बाउंड्री कैसी होगी? एडियाबैटिक। ठीक है ना। तो बाउंड्री डायाथर्मिक हो सकती है। डायाथर्मिक का मतलब क्या बताया? कंडक्टिंग, मतलब हीट अंदर से बाहर भी जा सकती है और बाहर से अंदर भी आ सकती है, तो उसको हम बोलते हैं डायाथर्मिक। और एडियाबैटिक बाउंड्री का मीनिंग क्या होगा? ना तो हीट अंदर से बाहर जाएगी और ना बाहर से अंदर आएगी, तो जो चेंज होगा हीट में वो 0 के बराबर होगा यदि एडियाबैटिक होगा बॉल। समझ रहे हैं? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बताइए? थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक का मतलब होता है मोशन, तो हीट इन मोशन को बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी है, दो टर्म होती है, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। ठीक है ना, जहां पर कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है जिस जगह पर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम के चारों ओर का जो एरिया होता है वो सराउंडिंग कहलाता है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर क्या बना होता है? यूनिवर्स। ठीक है, और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में सिस्टम बहुत छोटा होता है। ठीक है ना। एक वॉल होती है हमारे पास जो सिस्टम को और सराउंडिंग को क्या करती है? सेपरेट। उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री कैसी हो सकती है? रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी बाउंड्री कैसे मैंने बताया आपको, ओपन सिस्टम है ये, इसके अंदर कुछ मान लो लिक्विड ही भरा हुआ है, तो यहाँ पर वो जो बाउंड्री होगी वो इमेजिनरी बाउंड्री है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। और जो साइड पे आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये वॉल, ये कैसी है? रियल बाउंड्री है। ठीक है ना। तो बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, और ये रियल भी हो सकती है और ये इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, डायाथर्मिक हो सकती है, एडियाबैटिक हो सकती है। डायाथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग, मतलब हीट एक्सचेंज जिसमें हो सके, जो हीट है वो अंदर से बाहर से अंदर भी जा सकती है और हीट अंदर से बाहर भी आ सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यू सिंबल होता है बच्चों हीट का। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायाथर्मिक। डायाथर्मिक, ठीक है ना। हीट का एक्सचेंज अगर हो सकता है सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में, तो डायाथर्मिक बाउंड्री होगी। और यदि हीट का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है तो बाउंड्री को कैसा बोलेंगे? एडियाबैटिक। ठीक है ना, हीट का एक्सचेंज कितना होगा? 0 के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो इन सब पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे लिखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। सिस्टम आपको पता चल गया है, जहां पर कोई प्रोसेस चल रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब सिस्टम कितने टाइप के होते हैं अब हम ये देखेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों सिस्टम देखें तो कैसे होते हैं। पहला सिस्टम है हमारे पास ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम किसको कहते हैं? ऐसा सिस्टम जिसमें मास का एक्सचेंज हो सकता हो और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है ना, जिसमें क्या हो सकता है? मास एक्सचेंज हो सकता है, मास एक्सचेंज प्लस एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है ना, मास एक्सचेंज भी हो सकता है
और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा हमारे पास? ओपन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम एक लाइन भी लिख सकते हैं, सच ए सिस्टम इन विच मास एक्सचेंज एंड एनर्जी एक्सचेंज occur between system and surrounding। ठीक है ना, ऐसा सिस्टम जिसमें मास एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। आप ऐसा समझ लीजिए, ये एक हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर आपने कुछ लिक्विड भर दिया यहां पर। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसको हीट करेंगे यहां से, तो क्या होगा? हम मान लेते हैं ये बाउंड्री कैसी है? डायाथर्मिक बाउंड्री है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। तो जो बाउंड्री है वो कैसी है? डायाथर्मिक। ठीक है ना, मींस कंडक्टिंग बाउंड्री है। तो जब हम हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा? जो मास है वो ये इवेपोरेट होगा और मास कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये वेपोराइज होकर निकल जाएगा यहां से। तो मास का एक्सचेंज हुआ, मास एक्सचेंज, और एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा, क्योंकि हीट क्या हो रही है? हीट क्या है? एनर्जी है। तो हीट सराउंडिंग से कहां पर जा रही है? सिस्टम में, या सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, ये ना। तो हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज और मास एक्सचेंज। तो ये कहलाता है हमारे पास ओपन सिस्टम। समझ में आ रही है बात? तो जिसमें दोनों का एक्सचेंज हो, मास एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज, वो कहलाता है ओपन सिस्टम। और आपको बच्चों ध्यान रखना है, जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ये दो तरीके से हो सकता है हमारे पास। एनर्जी एक्सचेंज या तो हीट के रूप में हो गया, एनर्जी एक्सचेंज या फिर वर्क के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे बताया मैंने आपको? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में अगर इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क। या तो एनर्जी का एक्सचेंज हीट के रूप में हो सकता है, या फिर एनर्जी का एक्सचेंज वर्क के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम की बात करिए हमने। ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज दोनों हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। और एनर्जी का एक्सचेंज किस किस रूप में हो सकता है? हीट के रूप में या फिर वर्क के रूप में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। समझ में आ गया है? ठीक है, अब हम दूसरा सिस्टम की बात करते हैं, क्लोज सिस्टम। दूसरा सिस्टम है हमारे पास क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसको कहते हैं? ऐसा सिस्टम जिसमें मास एक्सचेंज ना हो सके लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है ना, जिसमें मास एक्सचेंज क्या होगा? नहीं, और एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा जिसमें। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम। ठीक है ना, मास एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा। और एनर्जी का एक्सचेंज किस किस रूप में होता है बताओ? हीट के रूप में या फिर वर्क के रूप में। ठीक है ना, एनर्जी एक्सचेंज या तो हीट की फॉर्म में होती है या फिर वर्क की फॉर्म में होती है। क्लोज सिस्टम में मास का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा।
ठीक, तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लो, एक लाइन लिख लेते हैं इसमें क्लोज सिस्टम में। सच ए सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है ना, ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है ना, मैटर का मतलब मास बोल सकते हैं आप, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य। तो ऐसा सिस्टम क्या हुआ हमारे पास, क्लोज सिस्टम। जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल से समझ सकते हो, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब ये कैसा हो गया, देखो क्लोज। अब अगर क्लोज हो गया सिस्टम तो जो मैटर है उसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है ना। सिस्टम चारों तरफ से क्लोज है तो मास का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये बाउंड्री आपकी कैसी है, मान लेते हैं कंडक्टिंग बाउंड्री है, बाउंड्री कैसी है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है ना। अंदर से बाहर हीट निकल सकती है और बाहर से अंदर भी हीट जा सकती है, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है ना। कंडक्टिंग बाउंड्री है क्योंकि लिए हमने इसलिए, और ये क्लोज है तो यहां से मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, बंद हो गया है ना। पिछला वाला ओपन था तो वहां पर मास का एक्सचेंज हो पा रहा था, यहां पर मास का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा सिस्टम हुआ हमारे पास, क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब हम तीसरे टाइप का सिस्टम देखते हैं जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नंबर 3 हेडिंग डालो, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं बच्चों, जिसमें मास का एक्सचेंज भी ना हो सके और एनर्जी का एक्सचेंज भी ना हो सके, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता और एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है हमारे पास, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मास का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो उस ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। ऐसे समझ लीजिए इसको, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसके बाहर सराउंडिंग होगी। इस बार जो ये बाउंड्री है हमारे पास, ये ना, ये हमने लिया, ये एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब क्या हुआ, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब यहां पर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। नो हीट एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, एडियाबैटिक है बाउंड्री, और मास का एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई वर्क भी नहीं हो रहा है, मतलब ये सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है, ना तो ये एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएगा हीट के रूप में
और ना ये एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएगा वर्क के रूप में। तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई, और चूंकि ये क्लोज है तो मास का एक्सचेंज भी नहीं हुआ। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें मास एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो चलिए अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं और आप मुझे उनका आंसर कीजिए। बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बकेट है हमारे पास, एक बाल्टी है और उसमें हमने पानी भर दिया है, ठीक है। एक हमारे पास एक बकेट है, बाल्टी है मान लो, और इसमें हमने भर दिया है यहाँ पे वाटर, पानी भर दिया है, ठीक है ना। वाटर फिल इन बकेट। तो ये किस प्रकार का सिस्टम है, ठीक है ना। क्या ये ओपन सिस्टम है, क्या ये क्लोज सिस्टम है, या फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर आप एक बाल्टी के अंदर पानी को भर दोगे तो ये कौन सा सिस्टम होगा, ये होगा बच्चों ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, बताइए क्यों होगा ओपन सिस्टम। क्योंकि बाल्टी में जब तुम पानी भरोगे तो उसमें क्या हो सकता है, मास का एक्सचेंज हो सकता है। अगर आप पानी को गर्म करोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो मास का एक्सचेंज हो गया, और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ओपन है आपका जो बाल्टी है, ये ओपन थी, ठीक है ना, तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकता है और मास का एक्सचेंज भी हो सकता है। इसलिए ये किस प्रकार का सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे। एक थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क कंटेनिंग कॉफी रिप्रेजेंट। आपको ये बताना है थर्मस फ्लास्क है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, कॉफी भरी हुई है। तो ये कौन से सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन सिस्टम को, क्लोज सिस्टम को, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम को। तो बच्चों जो थर्मस होता है हमारे पास, ठीक है ना, थर्मस क्या होता है, आंसर है आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि थर्मस के अंदर आपने देखा होगा चाय, कॉफी, पानी, ठीक है ना, गर्म पानी आप भर लो तो क्या होता है उसमें, मास का तो एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि वो क्लोज रहेगा, है ना, मास एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप सुबह के टाइम गर्म कॉफी को भरोगे तो शाम तक भी वो गर्म ही रहेगी ना, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। और जिसमें मास का एक्सचेंज और एनर्जी का एक्सचेंज ना हो पाए उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्मस फ्लास्क जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, बताइए। ट्री, एक पेड़ है, ठीक है ना, ये किस प्रकार का सिस्टम है, आपको ये बताना है। ट्री रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ सिस्टम। ट्री किस प्रकार का सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है, बताइए। तो ट्री हमारे पास क्या होगा बच्चों, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्योंकि जो ट्री है वो उसमें क्या होता है, मास का एक्सचेंज भी होता है और एनर्जी एक्सचेंज भी करता है, ठीक है ना, इसलिए ट्री एक ओपन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी।
तो अभी तक हम थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री बताई है मैंने आपको। सिस्टम क्या था, सिस्टम एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर कोई भी प्रोसेस चल रही होती है, उसको बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम के चारों ओर का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर क्या बनता है, यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, जो वॉल सेपरेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। और बाउंड्री कैसी हो सकती थी, रियल और इमेजिनरी। और बाउंड्री कैसी हो सकती थी, रिजिड और फ्लेक्सिबल। और बाउंड्री कैसी हो सकती थी, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। डायाथर्मिक का मतलब हीट का एक्सचेंज या एनर्जी एक्सचेंज हो सकता हो, जिसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। कंडक्टिंग, तो उसको बोलते हैं डायाथर्मिक। और इंसुलेटिंग का मतलब क्या है, जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं हम एडियाबैटिक बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद हमने बात करा टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम हमने 3 प्रकार के देखे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको कहते हैं, जिसमें मास का एक्सचेंज और एनर्जी का एक्सचेंज दोनों हो सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसको कहते हैं, जिसमें मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ऐसा सिस्टम कहलाता है क्लोज सिस्टम। और एनर्जी का एक्सचेंज किस किस रूप में बताया, एनर्जी का एक्सचेंज हीट के रूप में हो सकता है और वर्क के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। फिर हमने देखा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हेडिंग बना लीजिए आप, नेक्स्ट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों उसको बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर या क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पर या फिर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है बात। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती है। तो एक एक पॉइंट लिख लेते हैं हम दोनों में। तो द प्रॉपर्टी which depend on the amount of matter, या फिर आप बोल सकते हो साइज ऑफ सैंपल, ये ना, इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पर या फिर साइज ऑफ सैंपल पर, कि कितना बड़ा सैंपल है, कितना ज्यादा अमाउंट है, वो ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये साइज ऑफ मैटर पर या अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है।
डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सैंपल, या आप कह दो अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है ना, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करती या अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। ये ना मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी, हीट, वर्क, ठीक है ना। तो ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, हीट, वर्क और एनर्जी टर्म्स जितने हैं हमारे पास, जैसे कि एंथैल्पी, ये ना जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी को S से रिप्रेजेंट करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को U से लिखते हैं या फिर E से भी लिख देते हैं किसी किसी बुक में। तो ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने आपको, जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हो या फिर साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल क्या है, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, हीट, वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। या तो एनर्जी के जितने भी टर्म्स हैं तो वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, जो किस पर डिपेंड करती है, ये सब प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज ऑफ सैंपल पर या अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड ना करती हो, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पीएच, सरफेस टेंशन, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी और कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स जानते हो आप, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, जैसे कि मोल फ्रैक्शन। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। तो एक बार और देख लीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज ऑफ सैंपल पर या अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती है, उसको कहते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे समझ सकते हैं हम कि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती है। जो डेंसिटी एक बड़े सैंपल की होगी, अगर आप उस सैंपल में से छोटा सा अमाउंट को भी निकालोगे तो उस सैंपल की भी, छोटे से सैंपल की भी डेंसिटी
उतनी होगी जितनी बड़े सैंपल की डेंसिटी है, ठीक है ना। जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मोलैरिटी, एक आपने एक सॉल्यूशन लिया है जो ज्यादा क्वांटिटी में है, उसकी मोलैरिटी मान लो है 1 मोलर 1 m, ठीक है ना। उसमें से अगर आप थोड़ा सा सॉल्यूशन को बाहर निकाल लोगे और उसकी मोलैरिटी को चेक करोगे तो वो भी कितनी होगी 1 मोलर। मतलब मोलैरिटी जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर आप ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो तब भी उसकी मोलैरिटी उतनी है, और छोटे अमाउंट में ले रहे हो तो तब भी उसकी मोलैरिटी उतनी ही है। तो ये सारे टर्म्स जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। और ये सब एग्जांपल्स इधर लिखे हुए हैं, आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है, और ये चीजें आपको लर्न करनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स करा देता हूं मैं, इसको साफ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया जितने एनर्जी के टर्म्स हैं, जैसे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन यदि इन एनर्जी के टर्म्स के सामने मोलर शब्द लग जाए कि मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये सब क्या बन जाते हैं, फिर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। यदि एनर्जी के टर्म के सामने आप मोलर शब्द लगा दो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहले यहाँ पर हम एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। और एग्जांपल आप लिखोगे मोलर एंथैल्पी। मोलर एंथैल्पी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर एंट्रोपी, मोलर इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो यदि एनर्जी के टर्म्स के सामने आप मोलर शब्द लगा दो तो क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव कहलाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव कहलाता है। तो लिखते हैं उसको हम। क्या बताया मैंने आपको, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मोलैरिटी, आपको बताना है मोलैरिटी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल कैसा है, कैसी क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव। इसका मतलब मोल बाय वॉल्यूम मतलब मोलैरिटी कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे हमने भी देखा मोलर एंथैल्पी, तो मोलर एंथैल्पी का मतलब क्या है, एंथैल्पी पर मोल, एंथैल्पी पर मोल, ठीक है। ये मोलर एंथैल्पी कहलाता है। एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। मोल कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। और दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या कहलाता है, इंटेंसिव। तो हमारे पास जो मोलर एंथैल्पी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये मैंने आपको याद रखने के लिए भी बता दिया। एनर्जी का टर्म, एनर्जी के टर्म कौन कौन से हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। एंथैल्पी के जितने भी टर्म्स हैं वो सब एक्सटेंसिव है। लेकिन यदि इनके सामने मोलर लगा दिया जाए कि मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। क्योंकि मोलर एंथैल्पी का मतलब है एंथैल्पी पर मोल, दोनों ही क्वांटिटी कैसी है, एक्सटेंसिव।
और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या कहलाता है? इंटेंसिव। समझ रहे हो? तो आपने जितने भी मैंने आपको एग्जांपल सभी दिखाए हैं ये सब आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना? और आप इनको याद रखेंगे और आपसे यहीं पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन देगा, कोई भी 4 प्रॉपर्टी लिख कर देगा और पूछेगा कि इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताओ कौन सी है, इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताइए कौन सा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आते हैं। और जब आप बुक से भी क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की पहचान करने के लिए, ठीक है ना? तो ये सभी एग्जांपल्स को आज जो तो अभी लिखा है मैंने अभी बोर्ड पे साफ कर दिए हैं। आप वीडियो को अगर नोट नहीं करें तो वीडियो को पीछे करके आप एग्जांपल्स को नोट कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए एक दो क्वेश्चन पूछते हैं हम इंटेंसिव एक्सटेंसिव पर, आप आंसर करिएगा, ठीक है? क्वेश्चन है हमारे पास, पिक आउट द ओड वन। मतलब आपको ये बताना है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। मैं कुछ प्रॉपर्टी यहां पर लिखूंगा और उनमें से आपको ओड पहचानना है, मतलब जो एक डिफरेंट ऑप्शन होगी। तो आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड एंथैल्पी, ठीक है ना? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ओड वन सिलेक्ट करना है इन 4 में से। समझ रहे हो? 4 ऑप्शन दिए आपको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, टेम्परेचर और एंथैल्पी। इनमें से आपको एक डिफरेंट बताना है। इनमें से या तो ऐसा हो सकता है कि 3 इंटेंसिव है और एक एक्सटेंसिव है, या ऐसा हो सकता है इन 4 में से 3 एक्सटेंसिव है और एक इंटेंसिव है। तो जो एक डिफरेंट है वो आपको बताना है, ठीक? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी थी बताओ? इंटेंसिव। डेंसिटी कैसा है? इंटेंसिव। टेम्परेचर कैसा है? इंटेंसिव। एंथैल्पी कैसी है? एक्सटेंसिव। तो ये मिल गया तुमको ओड। ये इंटेंसिव है, ये इंटेंसिव है, ये इंटेंसिव है और ये कैसा है? एक्सटेंसिव। एंथैल्पी एनर्जी का टर्म, ठीक है ना? तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? एंथैल्पी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ प्रेशर, मास, मोल्स एंड वॉल्यूम which is an intensive property। आपको ये बताना है प्रेशर, मास, मोल और वॉल्यूम में से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, ठीक है ना? प्रेशर, मास, मोल और वॉल्यूम में से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है? बताइए आप कौन सी है? प्रेशर कैसी है? प्रेशर होता है बच्चों इंटेंसिव, तो आपको आंसर मिल गया है। मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। मोल कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। तो आपसे क्या पूछा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है प्रेशर, ये ना? अभी मैंने लिखा पीछे एग्जांपल्स दिखाए थे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की, क्या क्या एग्जांपल्स है वो सब आप कॉपी में नोट करने हैं और उसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या होता है? इंटेंसिव। आप उसको याद में ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक की, जो चैप्टर में आगे टॉपिक आएगा, ठीक है ना। लगातार एक के बाद एक वीडियो आपके पास आएगी इस चैप्टर की, और इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक इस चैप्टर का हम स्किप नहीं करेंगे। और अभी आज जितना भी हमने इस वीडियो में पढ़ाया है आपको, ये सब थियोरेटिकल पोर्शन था, ठीक है ना। आगे इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, फॉर्मूलेज आएंगे, तो उन फॉर्मूले पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है ना। और आपकी तैयारी जिससे अच्छे से अच्छी तरीके से हो जाए ये चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।